क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा बड़ा राज्य, लेकिन जनसंख्या और सियासी आंकड़ों में नंबर एक उत्तर प्रदेश। और यहाँ बौद्धिक राज करने वाले और राजा बनाने वाले राजा आज खुद राज से बेदखल फांके मार रहे ब्राह्मण समाज के पतन की गाथा सुनाएंगे हम। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। जिस समाज ने वेदों की ऋचाएं रची, राजाओं का राज्याभिषेक किया, धर्म की दिशा तय की और भारत की आजादी का वैचारिक नेतृत्व किया, वही ब्राह्मण आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में मूक दर्शक बन गया है। न उसकी जुबान में आवाज बची है, न माथे पर तेज। सिर्फ चुनावों में पंडित जी कहकर चरण छूने वाले नेताओं की भीड़ है और इसके बदले उसे मिलता है अपमान, उपेक्षा और राजनीतिक हास्याकरण। यह पतन अचानक नहीं हुआ, यह एक लंबी सधी हुई योजनाबद्ध प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें सत्ता ने रणनीति से ब्राह्मण को पहले गुमनाम किया, फिर उपयोग किया और फिर त्याग दिया। आज ब्राह्मण न सत्ता के सिंहासन पर है, न उसका सलाहकार है, न ही वो रथ का सारथी है। वह बस भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा ज्ञानी है जो अपने ही बनाए नियमों के विरुद्ध खड़ा चुप है। आजादी से पहले ब्राह्मण भारतीय राजनीति के स्तंभ थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू सभी राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक थे। कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनी, उसकी बुनियाद ही ब्राह्मण बौद्धिकता और संगठन क्षमता पर थी। देश की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान सभा तक ब्राह्मणों ने विचार और नेतृत्व दोनों किया। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति मिश्र, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे मुख्यमंत्री कांग्रेस के बैनर तले सत्ता में रहे और उन्होंने राज्य को नीतियों, प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बनाया। 1947 से 1989 तक यह काल ब्राह्मणों की राजनीतिक निर्णायकता का स्वर्ण युग बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्राह्मण उस दौर में सत्ता में इसलिए नहीं थे कि वे ऊंची जाति से थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे नेतृत्व देने की योग्यता रखते थे। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके विचारों पर भरोसा करता था, मगर यही भरोसा धीरे धीरे राजनीति की बदलती धुरी में दरकने लगा। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिशें सामने आई, तभी से भारतीय राजनीति की जातीय रचना में एक जोरदार झटका लगा। ब्राह्मण जो अब तक सत्ता में था, अचानक शोषक की छवि में ढाल दिया गया। उसे सामाजिक न्याय के विरोधी के रूप में चित्रित किया गया और उसका बौद्धिक प्रभाव एक षड्यंत्र की तरह खारिज किया जाने लगा। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजा वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, उस दिन से ब्राह्मण के राजनीतिक प्रभाव का लोप शुरू हुआ। लाखों ब्राह्मण छात्रों ने आत्मदाह किया, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक विरोध की आग लगी, लेकिन न केंद्र सरकार ने सुना, न विपक्ष ने। समर समाज, जिसमें ब्राह्मण सबसे मुखर थे, को तुष्टीकरण विरोधी, विशेषाधिकार प्राप्त और अपराधी जाति के रूप में देखा जाने लगा। एक वैचारिक वर्ग जो संविधान, साहित्य और शिक्षण का संवाहक था, सत्ता का दुश्मन घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मंडल के बाद कमंडल की राजनीति ने अपना उद्भव किया। भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन से ब्राह्मणों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं दी। 1991 से 2002 तक यूपी की राजनीति में भाजपा ने कई बार सत्ता पाई, लेकिन ब्राह्मण नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। उनके लिए रामायण पाठ और जनेऊ काफी था, मंत्रालय या निर्णय की भूमिका नहीं। फिर आया 2007 का चुनाव। मायावती ने ब्राह्मण दलित गठबंधन का फार्मूला बनाया, सतीश चंद्र मिश्र को चेहरा बनाया और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा का नारा चला। ब्राह्मणों ने उम्मीद की कि शायद मायावती एक बार फिर उन्हें सम्मान देगी। 2007 में सत्ता मिली, लेकिन अगले ही चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से किनारे कर दिया गया। मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की और ब्राह्मण फिर प्रतीक बनकर रह गया। इसी बीच कांग्रेस, जो ब्राह्मणों की पारंपरिक राजनीतिक छत रही थी, उसमें भी नेतृत्व सिकुड़ गया। प्रमोद तिवारी जैसे अपवादों को छोड़ दे तो कांग्रेस में ब्राह्मण केवल प्रवक्ता और संगोष्ठियों का चेहरा बनकर रह गया है। राहुल गांधी की कांग्रेस में नेतृत्व की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही, जिसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी न्यूनतम रही। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई और ब्राह्मणों ने फिर उम्मीदें पाली। हिंदुत्व के नाम पर उन्हें लगा कि अब शायद सांस्कृतिक नेतृत्व फिर से लौटेगा। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों ने भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया। यह समर्थन भावनात्मक था,
वैचारिक था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तरफा निकला। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में गोरखपुर केंद्रीय सत्ता उभरी। ब्राह्मणों को न अफसरशाही में हिस्सेदारी मिली, न प्रशासनिक नियंत्रण में। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश जरूर दिया गया कि ब्राह्मण सत्ता में है, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री को अपने विभाग में अफसरों से शिकायत प्रेस में करनी पड़े तो समझ लीजिए कि वह चेहरा है, अधिकार नहीं। निकट बंटवारे, पोस्टिंग, योजनाओं, विधायकों के चयन, हर जगह ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक दर्जा दिया गया। वे पोस्टर में थे पर पावर में नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मंदिरों का प्रशासन सरकार के अधीन है। वहां ब्राह्मण अब पुजारी नहीं, कर्मचारी हैं। गंगा आरती के लिए वह सेवक बन गया है और ट्रस्ट में कोई अफसर योजना बनाता है। तीर्थ स्थान अब पर्यटन स्थल है और ब्राह्मण वहां परंपरा का स्टैच्यू बनकर खड़ा है। अयोध्या, काशी, प्रयागराज जैसे सांस्कृतिक केंद्रों में ब्राह्मण की भूमिका सीमित होती जा रही है। धर्म की राजनीति से ब्राह्मण का नाम तो जुड़ा है, पर उसकी भूमिका सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। अगर कोई कहता है कि ब्राह्मणों की ये स्थिति उनकी अपनी चुप्पी की वजह से है, तो वह गलत नहीं। ब्राह्मणों ने संगठन नहीं बनाए, नेतृत्व खड़ा नहीं किया, सिर्फ भावनात्मक समर्थन किया। पर सवाल यह भी है कि क्या सत्ता ने उन्हें नेतृत्व देने दिया? क्या वह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होकर नेतृत्व में भाग ले पाए? शायद नहीं। उन्हें हर बार संविधान का ज्ञाता, धर्म का सेवक, पंडित जी कहकर मंच पर बिठा दिया गया और पीछे से सत्ता किसी और के पास रही। अब 2024 के दरवाजे पर खड़ा ब्राह्मण समाज फिर से उसी मोड़ पर था, जहां उसे तय करना था कि वह सिर्फ राम मंदिर, तिलक और सम्मेलन के नाम पर वोट देगा या वह नेतृत्व मांगेगा। उसे अब यह पहचानना था कि उसकी भूमिका क्या है, शंख ध्वनि करना या सत्ता का स्वाभाविक निर्णयकर्ता होना। ब्राह्मण ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख किया, लेकिन इस बार एक मुश्त नहीं, बटा हुआ। अगर आज भी ब्राह्मण अपनी भूमिका को नहीं पहचानता तो इतिहास उसे शायद ही याद रखे, और अगर वह पहचान लेता है तो आने वाले इतिहास में फिर से वही रहेगा कि राजा वही होगा जिसे ब्राह्मण स्वीकार करे। क्योंकि इस देश में 1000 साल की गुलामी के बाद भी संस्कृति जीवित रही, तो सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण समाज खड़ा रहा। लेकिन अगर आज ब्राह्मण गिर गया तो संस्कृति भी बाजार बन जाएगी और सत्ता सिर्फ व्यापार। अब निर्णय ब्राह्मण के हाथ में है कि वह सिर्फ संस्कार पढ़ाएगा या फिर सत्ता को पुनः दिशा देगा। और वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी टूटेगी और ब्राह्मण फिर से कहेगा, मैं सिर्फ ऋषि नहीं, नीति का निर्णायक भी हूँ। यह शब्द जितना सुनने में अच्छा लगा, शायद ब्राह्मण समाज के अपने नए युवा इसको कभी साकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सत्ता और सियासत के चंगुल में फंसे यह लोग मान सम्मान की अपनी जद और हद से आगे निकलकर ना जाने कब चापलूसी की दुनिया में पहुंच गए हैं। जातिगत भावनाओं से अलग हम अगर सिर्फ सवर्णों की भूमिका में सबसे आगे बने रहने वाले इस विशेष समाज की बात करें तो यकीनन इस विशेष समाज ने देश को और प्रदेश को हमेशा एक नई दिशा जरूर दिखाई है। लेकिन अब यह खुद अपनी दिशा से भ्रमित है, तो इस दिग्भ्रमण को दूर करने के लिए शायद कोई न कोई ऐसी सियासी चुप्पी तोड़ने वाला परशुराम फिर आएगा, जो इनको महज सियासी हथियार और वोट बैंक के रूप में देखने की बजाय जमीन पर भारत के गौरव के और सनातन की उस गाथा को सही तरीके से पिरोने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।